शीट है वर्कशीट नंबर 57। डेट है 18/11/2020। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 10th। आज हम पढ़ेंगे, हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। आपको पता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा। साइन कन्वेंशन पढ़ी हम लोगों ने। ये भी पढ़ा लास्ट क्लास में कि यहाँ के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो माइनस में होते हैं, प्लस में होते हैं, यहाँ पे माइनस में होते हैं। ठीक है, नीचे वाले माइनस में होते हैं, ऊपर वाले प्लस में होते हैं। अब जो मैग्नीफिकेशन m जो होती है वो अगर प्लस होती है तो क्या होता है, अगर वो माइनस होती है तो वो क्या होता है, समतल दर्पण के क्या गुण होते हैं और उत्तल दर्पण के क्या गुण होते हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें हम पूरा पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और जिनको कुछ क्लैरिटी नहीं हुई, अब इस क्लास से स्टार्ट होने से पहले आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर प्रकाश जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव होता है। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका कहने का मतलब है, सपोज देखो ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। जब एक रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, एक मीडियम से, जैसे यहाँ पे वायु है मीडियम और यहाँ पे कांच है, ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो दूसरे मीडियम में जाते ही अपनी दिशा का परिवर्तन कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश की सबसे तेज जो चाल होती है वो निर्वात में होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है, नथिंग, नो मीडियम। तो उसकी जो प्रकाश की उस वक्त जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अपवर्तन का जो कारण होता है, रिफ्रैक्शन का जो कारण होता है वो ये होता है कि प्रकाश की चाल में बदलाव आता है। ऑब्वियसली जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, आप एक बात बताओ, अगर आप पानी ले लो और एक शहद ले लो तो ऑब्वियसली पानी जो है उसका बहना आसान होगा, शहद जो है वो धीरे धीरे बहेगी। ठीक है ना, तो यही बात है कि जब मीडियम बदलता है तो चाल में बदलाव आ जाता है। कोई चीज़ अगर आप शहद में डालेंगे, कोई चीज़ पानी में डालेंगे, अगर आप कंचा ही डालते हैं तो कंचा शहद से नीचे धीरे धीरे चलेगा ना, ठीक, लेकिन अगर वो पानी में डालोगे तो वो फटाफट नीचे बह जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग कि प्रकाश की तेज़ जो चाल होती है निर्वात में होती है और अपवर्तन का मेन कारण क्या होता है? प्रकाश की चाल में बदलाव। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। कांच के आयताकार स्लैब में अपवर्तन, ये प्रैक्टिकल मैं आपको क्लास में भी बना के दूंगी, उसमें लैब में करके दिखाऊंगी और आप लोगों को इसको लाइव भेज दूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी के फ़िलहाल के लिए हम लोग ये समझते हैं कि कांच के आयताकार स्लैब्स में अपवर्तन कैसे होता है। देखो, पहली बात तो ये चीज़ कि आपतन कोण निर्गत कोण के समान होता है। देखो ये जो है आपतन कोण है, आपतन क्योंकि ये स्टार्ट है, आपतित किरण के समानांतर आपतित किरण का कोण है ये, तो इसलिए इसको आपतन कोण कहते हैं। इंसिडेंट रे से आ रहा है तो इसलिए इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। निर्गत कोण वो होता है जो कि बिल्कुल लास्ट में निर्गत बाहर निकल रहा है, जिसको कि क्या कहते हैं, बिल्कुल जो लास्ट में रिफ्रैक्टेड होता है, या उसको कुछ और भी कहते हैं। निर्गत कोण को आई थिंक इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब ये जो वाली किरण है जो लास्ट में निकलती है उसको हम निर्गत कोण कहते हैं। ये दोनों जो कोण हैं ये समान होते हैं। ठीक है, एक बार देख लेना निर्गत कोण का, गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अब एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा कि मतलब जो इंसिडेंट रे के साथ चल रहा है उसको तो इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, और फिर जो होता है ये नॉर्मल होती है, और ये कौन सी होती है? रिफ्रैक्टेड होती है। मेरे हिसाब से इसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना। ओके, अच्छा, फिर है कि पार्श्व विस्थापन, कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में विस्थापन। अब देखो इन्होंने यहाँ पर कांच का ग्लास है, इसी की वजह से विस्थापन हो रहा है, मतलब देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। राइट, तो ये किस बातों पे, निम्न किन कारकों पर निर्भर करता है? पहली बात कि प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। व्हाट इज अपवर्तनांक? इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? C/V, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, कि मतलब कितनी उसकी जो वेलोसिटी है, कितनी जो चाल है वो वैक्यूम में है, वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ कोई मीडियम नहीं है, बटा अगर वो किसी मीडियम में हो, तो इन दोनों के रेशो को हम अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और दूसरा जो पार्श्व विस्थापन है, मतलब जो इसकी चेंज इन दिशा है, वो डिपेंड करती है कांच के स्लैब की चौड़ाई कितनी है। कांच के स्लैब की चौड़ाई कितनी है, तो पहली चीज़ वो डिपेंड करती है अपवर्तनांक में, और दूसरी डिपेंड करती है कांच के स्लैब की चौड़ाई के ऊपर। ठीक है, अब कांच की चौड़ाई हम लोगों को पता चल गई और पदार्थ का अपवर्तनांक हमें पता चल गया। इनके दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे,
तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे हो, चाहे वो रिफ्रैक्टेड रे हो, चाहे ये नॉर्मल हो, दे आर इन द सेम प्लेन, वो एक ही तल पे होते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है कि प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई बटा साइन आर, मतलब आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण जो हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में ही करा, आपतन कोण तथा साइन आर, वही मैंने बोला ना, रिफ्रैक्टेड रे ही उसे कहते हैं, आर जिसे कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है, इनका जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, जिसको इंग्लिश में स्नेल्स लॉ कहा जाता है। इसका मतलब जो साइन आई है बटा साइन आर है वो किसके बराबर है? स्थिरांक के मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक, राइट। इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं क्योंकि इसका जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, इसका जो रेशो होता है दैट इज कांस्टेंट। ओके, तो अब ये अपवर्तनांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। एन की जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। माध्यम 1 में जो प्रकाश की गति बटा माध्यम 2 में प्रकाश की जो गति होती है, इनका जो रेशो होता है उसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। राइट। फिर है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? यदि एक माध्यम में, मतलब एक मीडियम में, चाहे वो वायु है या वो निर्वात है, मतलब वैक्यूम है या फिर कोई और मीडियम है, और उसका रेशो जो कि माध्यम में प्रकाश की गति है, उसको हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एन। मतलब जो एन होता है बेटा वो सी बटा वी होता है। सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कितनी है? 3 × 10⁸ बटा वेलोसिटी इन एनी अदर मीडियम, किसी और मीडियम में। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला कहलाता है n = c बटा वी। इसको आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये है, प्रकाशिक सघन माध्यम। दिए गए दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और अगर दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। विरल मतलब रेयर मीडियम, और सघन मतलब डेंसर मीडियम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना शहद का, अब वो सघन है, ठीक है, क्योंकि इसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बस। डेंस मीडियम मतलब जो थोड़ा डेंस होता है, रेयर मतलब जो थोड़ा विरल होता है। उसको ये शहद वहद मत लिख कर आना, मैं एक एग्जांपल दे रही थी। जैसे पानी जो है वो बिल्कुल ईजिली बह जाता है तो वो विरल होगा, रियल कम डेंसर होगा, और सघन मतलब डेंस। ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आती है, जैसे अभी आपने यहाँ पे ग्लास सैप में देखी, यहाँ पे विरल माध्यम था और फिर वो सघन माध्यम में गई, तब उसकी चाल कम हो जाती है, वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये देखो, इस रे ऑफ लाइट को बेसिकली सीधा जाना था, लेकिन क्योंकि ये विरल से सघन माध्यम में आई है तो ये थोड़ी सी इसने डायरेक्शन बदल ली और इसकी तरफ आ गई, इस नॉर्मल के पास आ गई। ठीक है, जबकि जाना उसको ऐसे था लेकिन पास वो इधर आ गई। राइट। तो और जब प्रकाश किरण सघन से विरल मीडियम से जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ जाती है, तब वो अभिलंब से दूर हो जाती है, जबकि उसको कहाँ जाना था? पास में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब मीडियम रेयर से डेंस होता है, विरल से सघन होता है, तो वो अभिलंब की तरफ जाती है। अब जब यहाँ से बाहर की तरफ जाती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक, यही लिखा हुआ है ना। अब तक ज्ञात पदार्थों में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। जो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है? डायमंड का है, वो है 242। एक बार क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, देखो हम पहले ही हमने फॉर्मूला क्या करा है, n = c/v। अब इन्होंने कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, c इन्होंने दिया हुआ है 3 × 10⁸, तो आपको v निकालना है, वो आप निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये v × 1.5 = 3 × 10⁸ आ जाएगा। तो v आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। ठीक है, तो ये 0.5 आ जाएगा। 1/0.5 कितना होता है? 0.02 × 10⁸, ऐसे के करीब आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखने हैं आपने, ये दोनों नियम आ जाएंगे, ये पूरा आंसर 2 हो जाएगा, ये आप करेंगे। और तीसरा है, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाओ। तो आपको ये पूरा का पूरा चित्र बनाना है, जिसमें हमने सब कुछ मेंशन करना है कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण है, और इनके जो कोण बन रहे हैं वो, और इनकी
पहली वाली जो किरण है वो इसके पास आ जाती है और दूसरी वाली जो किरण है इससे थोड़ा दूर चली जाती है। ये कंप्लीट डायग्राम विद लेबलिंग आप करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।